अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमैर महबूब है। आई होप यू आर ऑल फाइन। टुडे वी शैल गो फॉर द टॉपिक ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। हमने पावर लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस की है और उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी काइंड्स। आज हम करेंगे बैलेंस ऑफ पावर। व्हाट्स दैट? पहली बात कि वेस्टफेलियन ट्रीटी के बाद या उस पीस के बाद जो 1648 में आया था, इट इज वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ आईआर। होती क्या है? आप जरा इस लफ्ज को तोड़ें। बैलेंस मतलब बराबरी ऑफ पावर, पावर की बराबरी। इसका मतलब ये हुआ कि कौमों ने जैसे जैसे एवोल्यूशन की सोशली और पॉलिटिकली, उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम जो कि रियलिस्टिक डिस्पोजिशन के मुताबिक अनार्किक है, उसको अगर हम बैलेंस नहीं रखेंगे तो ये होगा कि जो स्ट्रांग है इट विल इनगल्फ, इट विल ईट द वीक वंस। तो बेहतर ये है कि एक बैलेंस मेंटेन हो सिस्टम के अंदर। किसी भी कौम को इतनी मोहलत ना दी जाए कि वो बाकी तमाम कौमों से ज्यादा ताकतवर हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रिजल्ट ये होगा कि जो वीक वंस हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सो देयर हैज टू बी अ बैलेंस इन द इंटरनेशनल सिस्टम। So the most reliable check on the hegemony of any nation is a check by is a balance with regards to power by the other nations. Again, it's a realistic paradigm. Realism इसमें into play आती है और basically जो मैंने आपको बताया कि किसी एक एक्टर को अपनी विल इन्फोर्स करने से रोकने का ये एक मेथड है। अब हम आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये होता क्या है? एक बात, इट मेंटेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम। अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं होगी तो ताकतवर का जब दिल करेगा वो कमजोर के ऊपर चढ़ाई कर देगा। मैं जिस मिसाल देता हूं कि 2003 में जब यूएस इराक वॉर होती है या 2001 में 9/11 होता है या अमेरिका जब, वैसे मैं रीसेंट हिस्ट्री की मिसाल दे रहा हूं, वी हैव द एग्जांपल्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री आल्सो, या जब इंग्लैंड हमला करता है किसी भी मुल्क के ऊपर, या जब नेपोलियन ने फ्रेंच नेपोलियनिक वॉर्स की 1803 के बाद, उसमें उसने यूरोप की ईंट से ईंट बचा दी। इसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम इंश्योर नहीं हो रही थी। देयर वाज केओस, देयर वाज वायलेंस, देयर वाज नॉइज, देयर वाज टेरर। सो अगर बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होगी तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि द इंटरनेशनल सिस्टम विल बी रादर maintain in a balanced form. दूसरी बात कि the state sovereignty will not collapse into a universal empire. जब बरतानिया ने इंडो पाक पे कब्जा किया तो of course we were under the British crown. इसी तरीके से बरतानिया ने 19वीं सदी के आसपास साउथ अमेरिका, जिसको हम लैटिन अमेरिका भी कहते हैं, और अफ्रीका पे भी कब्जा कर लिया। पूरे कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट इनके अंडर आ गए थे और काफी एशिया के हिस्से भी। तो द कलेक्टिव नेम ऑफ दैट एम्पायर वाज ब्रिटिश एम्पायर। देयर वाज नो पाकिस्तान। इंडिया को कहा जाता था इंडियन टेरिटरी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इट वाज अगेन अ सब्जेक्ट ऑफ द क्राउन। तो हम ये कह सकते हैं कि जब पावर बैलेंस नहीं होगी तो फिर जो ताकतवर है वो ओवरकम करता चला जाएगा वीक्स को। लेकिन याद रखिएगा कि जो बैलेंस ऑफ पावर है ये रियलिस्टिक डॉक्ट्रिन है और रियलिज्म जब भी आती है वहां पे वॉर हमेशा हाई होती है। तो इट डज नॉट इम्प्लाई पीस, इट इज रादर मेंटेन्ड बाय रिकरिंग वॉर्स। अगर एक पावर स्ट्रांग होती है तो बाकी पावर्स उससे वॉर करके उसको बैलेंस कर देती हैं। उसकी पावर यहाँ पे आ जाती है, अगर यहाँ पे गई हुई थी तो पावर और इन सब की पावर आपस में बैलेंस हो जाती है। इट्स अ रादर सिस्टम ऑफ वॉर्स टू मेंटेन द बैलेंस इन इंटरनेशनल अरीना। हिस्ट्री को देखते हैं। काउंटर बैलेंसिंग कोalitions कोई आज की बात नहीं है, ये हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती आई है। दूसरी बात ये कि ब्रिटेन ने हमेशा यूरोपियन कॉन्टिनेंट के ऊपर एक डेलिब्रेट बैलेंसर का रोल प्ले किया है। डेलिब्रेट बैलेंसर क्या होता है?
जैसे ही कोई ताकत ये देखती है कि एक ताकत, फर्ज किया ए है, ब्रिटेन को हम लेते हैं, ब्रिटेन ए कोई एक मुल्क है और एक बी मुल्क है और एक सी है, ठीक है। ए ताकत गेन कर रहा है और बी सी की ताकत जो है वो ए के मुताबिक कम है। अब ए किसी भी वक्त बी और सी को के ऊपर ओवरकम कर सकता है। अब यहां पे डेलिब्रेट बैलेंसर का किरदार आता है कि ब्रिटेन एकदम आएगा अंदर और ए के साथ किसी भी तरीके से जंग करके या कोalition बी और सी के साथ फॉर्म करके ए की ताकत को बैलेंस करने की कोशिश करेगा। डेलिब्रेट बैलेंसिंग ऑफ द पावर, तो जो साइड ज्यादा वजनी है, तो जो डेलिब्रेट बैलेंसर है वो वीक साइड के साथ मिलके उस वजनी साइड को बैलेंस आउट करने की कोशिश करता है। तो ब्रिटेन played this role in the European subcontinent for ages, for many centuries, and China did so in Cold War era. Then we have the Habsburg and French Sweden alliance. जब Habsburg Empire ने कोशिश की हावी होने की दुनिया पे, तो यहाँ पे आगे से फ्रेंच और स्वीडन की अलायंस ने उसे थ्वार्ट कर दिया, उसे रोक दिया। किंग लुई द 14 जिसने कहा था आई एम द स्टेट, जब उसने कोशिश की 17वीं सदी में ओवरकम करने की और 18वीं सदी में यूरोप को, तो इंग्लिश और डच अलायंस ने उसे अगेन कंपनसेट या न्यूट्रलाइज कर दिया। और इस तरीके से 1803 से लेकर 1815 तक जब नेपोलियन ने कोशिश की, तो कंबाइंड पावर ऑफ इंग्लैंड, रशिया, ऑस्ट्रिया वगैरह, स्पेन, इन सब ने मिलके बैलेंस किया नेपोलियन को, फ्रांस को। अब ये काम कैसे करती है बैलेंस ऑफ पावर? मैं इससे पहले एक और बात कहना चाहूंगा कि जो मेरी स्लाइड्स के हेडिंग्स होती हैं, आप अगर सिर्फ इनको देखें तो ये टॉपिक को बड़ी खूबसूरती के साथ कवर कर रही होती हैं। सो इवन व्हाइल प्रिपेयरिंग द लेक्चर आई हैव कंसिडर्ड दिस इन माय माइंड कि आपकी जो फ्लो है लेक्चर का वो एज पर द टॉपिक हो और एज पर द कंपैटिबिलिटी ऑफ माइंड हो, कि इसके बाद ये चीज होनी चाहिए, इसके बाद ये चीज। सो यू विल वर्क इन लाइक फैशन एंड इंशाल्लाह यू विल गेट द जिस्ट ऑफ द टॉपिक। अलायंसेस मैंने आपको बता दी है, ये सबसे शॉर्ट टर्म मेथड है, सबसे आसान मेथड है। आपको कोई बड़ी आर्मी नहीं चाहिए, आप सिर्फ एक ताकतवर या किसी भी मुल्क के साथ अलायंस कर लें और बड़े आसानी से ये अचीव हो जाता होता है। दूसरा, a state deliberately becomes a balancer. मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन played this role, क्यूबा ने ये रोल प्ले किया कोल्ड वॉर के अंदर। क्यूबा aligned itself with the Soviet Union so as to balance the hegemony of US. Bandwagoning, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। हमेशा ये नहीं होता, याद रखिएगा, कि जो ताकतवर है उसके खिलाफ सारे इकट्ठे हो जाते हैं। बाज़ औक़ात स्टेट्स ये भी करती हैं कि वो ताकतवर के साथ शामिल हो जाती हैं। अब मैं एक जुमला बोलूंगा, आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 many states didn't become against the US, rather they joined, I am technical now, they bandwagoned with the US because the power of US, though it was more than Soviet Union at that time, it was deemed less threatening and dangerous and perilous to many nations. तो उन्होंने अपने आप को, बजाय हम अकेले रहें, why not align with the powerful, हम उसकी अम्ब्रेला के नीचे आ जाते हैं। तो they rather aligned themselves with the US. That was done by many countries of Western Europe and Japan and later China also. Okay? The post World War II scenario में सब कुछ हुआ था। Variations of power balancing themes. बाज़ का जो small nations होती हैं वो power theme के ऊपर variations क्रिएट करती हैं। क्यूबा, जैसे मैंने आपको मिसाल दी, जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता है, मिसाइल क्राइसिस 1962 में बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, वो बेसिकली यही था कि सोवियत यूनियन वाज डिप्लॉइंग बैलिस्टिक एंड न्यूक्लियर मिसाइल्स ऑन क्यूबा. Cuba is only 90 miles away from Florida. तो यूएस तो टारगेट में आ गया था. That was a crisis, a nuclear crisis, to be honest, and that was finally averted.
तो वेरिएशंस ऑन पावर बैलेंसिंग थीम्स भी हम लोगों ने देखे हैं कि कुछ स्मॉल नेशंस जो है वो अपने आप को अलाइन कर लेती हैं किसी भी एक पावर के साथ, तो कभी पावर का टिल्ट इस तरफ हो जाता है, कभी इस तरफ हो जाता है। क्यूबा ने जैसे किया। और इस वक्त अगर हम देखें, आजकल हमें पता है कि 1990-91 के बाद यूएस जो है वो प्रीपोंडरेंट पावर है, वो हेजीमॉन हो गया है। तो हम ये देखते हैं, हमें ये अंदाजा हो रहा है कि अब ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरी पावर्स है वो यूएस के अगेंस्ट हो, और देखा जाए तो ऐसा हो रहा है। चाइना और रशिया आपस में क्लोज आए हैं। फ्रांस जो कि यूएस का बहुत क्लोज एलाई नहीं है, उसने 2003 में इराक वॉर को अपोज किया था। इवन फ्रेंच ऑफिशियल्स ने काफी दफा कहा है कि यूएस इज एक्सरसाइजिंग नाउअडेज हाइपर पावर, नॉट सुपर पावर, हाइपर, ज्यादा उससे भी। तो और 2014 में चाइना और रशिया बहुत क्लोज आए, इन्होंने बहुत बड़ी गैस डील इंक की। अमूमन जब वीटो होता है तो ये एक साइड पे होते हैं, ईरान के हवाले से ये एक साइड पे थे, इवन सीरिया के हवाले से ये एक साइड पे दिखाई दिए गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि यूएस की हेजीमनी को बैलेंस करने के लिए फ्यूचर में और अभी भी हमें नजर आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। सो वी कम टू द काइंड्स ऑफ द बैलेंस ऑफ पावर। दे आर सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल है जी, मतलब दो स्टेट्स, वो कैसे आपस में पावर को बैलेंस करेंगी। कॉम्प्लेक्स मोर देन टू स्टेट्स के अंदर होती है, इसमें खिचड़ी पकी होती है। द कंडीशन ऑफ द यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट इन द 16th and 17th century when there was Habsburg Empire. BURG. And it clashed with France. Then we can also say कि कॉम्प्लेक्स में यूएस और सोवियत यूनियन का भी आपस का क्राइसिस आ जाता है। Then we have the general और particular balance of power. जनरल वही बड़ी बात है कि जनरल में कोई डेफिनेट हेजीमॉन नहीं होता, ऑटोमेटिकली वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे जो पावर है वो आपको बैलेंस दिखाई देती है। और पर्टिकुलर में ये होता है कि आप किसी पर्टिकुलर रीजन में एक पर्टिकुलर स्टेट को या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टेट्स को टारगेट करके उनके खिलाफ पावर को बैलेंस करने की कोशिश करें, जैसे कि आजकल हमें मिडल ईस्ट में दिखाई दे रहा है। और कॉम्प्लेक्स की मैं एक और बात, इसमें एक और मिसाल भी आप आसानी से दे सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ द यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें जो कंपीटिंग पावर्स थी वो इंग्लैंड, इसमें था स्पेन, इसमें हॉलैंड था, ठीक है, और रशिया भी इनटू प्ले आ गया था, और प्रशिया, ये एक बहुत बड़ी पावर थी उस वक्त, बाद में ये डिवाइड हो गई थी जर्मन नेशन के हवाले से ही है। देन वी हैव द fortuitous एंड contrived। आसान है ये, अगेन fortuitous ये है कि बाय वर्च्यू ऑफ sheer लक, जिसे हम कहते हैं अल्लाह की तरफ से फॉर्चून की पावर बैलेंस हो जाए। और contrived ये है कि there has to be a specific input, there has to be a collusion, a connivance, a deliberate act from somebody, from some nation to achieve the balance of power. टेक्निक्स कौन कौन सी हैं इसमें है जी, अलायंसेस और काउंटर अलायंसेस। मतलब कुछ नेशंस यहाँ पे इकट्ठी हो गई, कुछ नेशंस यहाँ पे इकट्ठी हो गई। हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद नेटो बनती है 1949 में, और उसके मुकाबले में वार्सा पैक्ट बनता है। उसके साथ अमेरिका सीटो बना देता है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही एक सेंटो बना देता है। पाकिस्तान इन दोनों का मेंबर था बाय द वे जब ये बनी थी, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो अलायंसेस ने एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश की उस वक्त। देन वी हैव द कंपनसेशंस, कि जिसमें जो स्टेट है वो कंपनसेट करती है, और इसमें टेरिटोरियल कंपनसेशन भी आती है। यू कैन से कि बाज औकात स्टेट जो है वो अपने सिटीजन्स को, या बड़ा एम्पायर किसी स्टेट को वैसे आजाद कर देता है कि वही है कंपनसेटेड, या उन्हें कोई पीस ऑफ लैंड जो है उनको दे देता है कि यू आर फ्री टू एडमिनिस्टर दैट पीस ऑफ लैंड ऑल्सो। मैंने आपको बताया इसमें टेरिटोरियल कंपनसेशन भी आती है। फिर आ जाती है पार्टीशन,
कि बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए आप पार्टीशन कर दें। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे जर्मनी वाज डिवाइडेड इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। आई होप यू रिमेंबर परफेक्टली। साथ ही मेडिवल इंग्लैंड में, सॉरी कॉन्टिनेंटल यूरोप में तकरीबन 17वीं सदी में हमें याद है कि जो पोलैंड है इसे डिवाइड कर दिया गया था। इट वेंट इन 1770s में पहले इसको, फिर 1793 में, 1795 में पोलैंड को डिवाइड किया गया था। उसके बाद आर्मामेंट और डिसआर्मामेंट। अगेन स्टेट्स ये कहती हैं कि हम अपने आप को आर्म कर रहे हैं, ये भी आर्म कर रही है, तो बैलेंस ऑफ पावर करने के लिए बाज़-औक़ात वो ट्रीटीज के जरिए अपने आप को डिसआर्म करना शुरू हो जाते हैं। इसमें अगर आप मिसाल देना चाहेंगे तो पीटीबीटी आएगी 1963 की, सीटीबीटी आएगी, पार्शियल ट्रीटी बैन, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, उसके बाद इसमें आउटर स्पेस ट्रीटी आएगी, इसमें न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आएगी, इसमें साल्ट आएगा, साल्ट 1, साल्ट 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, इसमें स्टार्ट 1-2 आएगा, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि एक हम तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते चीजों को, देयर इज अ लॉट इन दैट। इंटरवेंशन और नॉन इंटरवेंशन, ऑफ कोर्स स्टेट्स इंटरवीन करती हैं, बाज़ औक़ात इंटरवीन नहीं करती टू क्रिएट द बैलेंस ऑफ पावर। उसके बाद हमें याद है इंटरवेंशन की पॉलिसी के अंदर आ सकती है ब्रिटिश की इंटरवेंशन इन ग्रीस, यूएस की ग्रेनाडा में, निकारागुआ में, क्यूबा में, वियतनाम में। आपको याद होगा 1955 में यूएस ने वियतनाम पे वॉर लॉन्च कर दी और ये तकरीबन 1973 तक चली है, 73 तक। इट वाज एन अटेम्प्ट to balance the power of the rival of yours, Soviet Union, USSR, United Soviet Socialist Republic। इसने पोलैंड में और हंगरी में और 1979 में अफगानिस्तान में और 1968 में चेकोस्लोवेकिया में इंटरवेंशन की। 1979 में अफगानिस्तान में और 1968 में चेकोस्लोवेकिया में। तो इस तरह स्टेट्स पावर बैलेंस को मेंटेन करती हैं। और अगेन डिवाइड एंड रूल सबसे आसान पॉलिसी है कि आप जाए और जाके उस स्टेट को डिवाइड कर दें। जर्मनी की अगेन मिसाल इसमें बहुत अच्छी आएगी आजकल। एंड देन देयर इज सॉफ्ट बैलेंसिंग, जिसमें कोई जंग नहीं की जाती, बल्कि किसी ग्रेट पावर के एम्बिशंस को कोशिश की जाती है कि दबाया जाए, खत्म किया जाए, थ्वाट किया जाए, उनको फ्रस्ट्रेशन की जाए, उसको उसके किसी भी एक्शन को वीटो कर दिया जाए, जैसे फ्रांस और रशिया और चाइना ने किया। देन जोसेफ नाय एक स्कॉलर गुजरे हैं, वो ये कहते हैं कि द बैलेंस ऑफ पावर इज अ टेक्निक टू हेल्प द अंडरडॉग, बिकॉज इफ यू हेल्प द टॉप डॉग इट मे इवेंचुअली टर्न एंड ईट यू। इस पे तनकीद ये की जाती है कि बैलेंस ऑफ पावर सिस्टम जो है वो जेलसी, एंटागोनिज्म और इंट्रीग को जन्म देता है और सस्पिशन रहती है हर वक्त एक स्टेट को दूसरी स्टेट के हवाले से, बस। बट दिस कैन नॉट बी एडम्बरेटेड इन टोटलिटी। ये रियलिस्टिक डॉक्ट्रिन ऐसा, ये स्टेट्स हमेशा से सस्पिशियस रही हैं, तो ये इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म वैलिड नहीं है, लेकिन दो एग्जिस्ट करती है। डिफिकल्टीज क्या है कि स्टेट्स ने अपनी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करनी है, लेकिन साथ ही किसी पावर को ऊपर आने से भी रोकना है। दूसरा, इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। तीसरा, सीक्रेट अलायंसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। और जो हिस्ट्री ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है वो चेकर्ड है, काफी जंगें हुई हैं बैलेंस ऑफ पावर करने के चक्कर के अंदर। और तीसरा ये कि हम कंसर्ट से इसको अचीव कर सकते हैं कि नेशंस जो आपस में मिल बैठ के ताउन से मसला हल करती हैं, और ये अमूमन साइक्लिक फैशंस में इवॉल्व करती हैं। जो बैलेंस ऑफ पावर कभी नीचे हो जाती है, कभी बैलेंस ऑफ पावर प्रॉपर मेंटेन होती है, कभी इंतहाई ज्यादा गैप आ जाता है। और इसमें हम यूनिपोलैरिटी को भी देख सकते हैं, मल्टीपोलैरिटी का इसमें आएगा कॉन्सेप्ट। 1945 के बाद यूनि थी, फिर 90 तक बायपोलैरिटी, फिर उसके बाद दोबारा से यूनिपोलैरिटी हो गई। ट्रायंगल जो है वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई विल रिकॉल दिस थिंग, इट्स अ गुड ट्रायंगल टू हैव। सो वी शैल मीट in the next lecture. Till then, thank you so much.